आज हम लोग ग्रेन्युलोसाइट्स की चर्चा करेंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी के दो भाग होते हैं और डब्ल्यूबीसी में जो पहला भाग होता था उसे हम लोग ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं और दूसरे भाग को हम लोग एक ग्रेन्युलोसाइट्स कह रहे थे। तो आज हम लोग ग्रेन्युलोसाइट्स को जानेंगे, यानी कि ग्रेन्यूल का मतलब मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि ग्रेन्यूल का मतलब होता है कण और साइट्स का मतलब होता है कोशिका, यानी कोशिका के अंदर कण पाया जाना, यानी कण का पाया जाना, जिसे हमने कणिकाणु या कणिकामय ल्यूकोसाइट्स भी कहा है। तो चलिए देखते हैं कि यह ग्रेन्युलोसाइट्स क्या करती हैं और हमारी बॉडी के अंदर इनकी उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि जो ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, कणिकाणु हैं, ये हमारे डब्ल्यूबीसी के अंदर इस भाग में, डब्ल्यूबीसी के इस भाग में कणिका के रूप में पाई जाती है। मानिए इसमें पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रंजकों से, रंजक यानी कि हम लोग पिगमेंट्स कह सकते हैं इसको, पिगमेंट्स माने रंग, हम लोग एक तरह से रंग कहेंगे। यह जो कण होते हैं ना, यह विभिन्न प्रकार के रंगों के द्वारा रंगे जा सकते हैं। ठीक है, इन्हें रंगा जा सकता है, मतलब इनके पहचान के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना यह है कि इसके अंदर जो केंद्रक की स्थिति होती है वो अनियमित होती है और 2 से 5, यानी कि इसमें 2 से 5 लोब में केंद्रक की देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो विभिन्न आकार का होता है। ठीक है, यानी ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर केंद्रक की स्थिति अनियमित होती है। वह 2 लोब में भी हो सकता है, 2 से अधिक लोब में भी हो सकता है। इसके इसी गुण के कारण इसे हम लोग PMN सेल भी कहते हैं। PNM सेल्स यानी कि बहुरूप केंद्रकीय ल्यूकोसाइट्स या सेल्स भी हम लोग कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो केंद्रक की स्थिति है वो 2 से अधिक भी हो रही है, इसलिए इसे हम लोग PNMS सेल्स भी कहेंगे। फिर यह कहाँ बनती है जब इसकी चर्चा करते हैं, तो पिछले लेक्चर में हमने बताया चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो चाहे वो आरबीसी हो, इनका निर्माण बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। तो वैसे ही ग्रेन्युलोसाइट्स का निर्माण कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में हो रहा है। यदि बोन मैरो आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो पिछला लेक्चर आप देख सकते हो, उसमें हमने बोन मैरो को दिखाया है कि कहाँ पे, हड्डी के किस जगह पे, किस भाग में यह देखने को मिलती है। फिर ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं ना, ये प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में पहला जो होता है इसे हम लोग कहते हैं इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, दूसरे को कहते हैं बेसोफिल्स और तीसरे को कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि चूंकि यह ग्रेन्युलोसाइट्स का ही यह भाग है और इनमें जो कण होते हैं उनको हम विभिन्न रंगों के द्वारा यानी कि पिगमेंट्स के द्वारा यानी कि रंजकों के द्वारा इन्हें हम क्या कर सकते हैं, तो रंग सकते हैं। ठीक है ना, तो रंगने के आधार पर हम लोग कह सकते हैं ये 3 प्रकार की हो रही हैं, एक को इओसिनोफिल्स, एक को वेसोफिल्स और एक को न्यूट्रोफिल्स। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं यह होती क्या है। तो जब बात हम लोग इओसिनोफिल्स की करते हैं, इओसिनोफिल्स की करते हैं, तो यह इओसिनोफिल्स के अंदर जो भी कणिकाएं पाई जाती है ना, वो एसिडिक रंग के द्वारा, मतलब अम्लीय रंग के द्वारा रंगी जा सकती है। तो अम्लीय रंग में प्रायः इओसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग इओसिनोफिल्स कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यह एक एसिडिक रंग यानी कि अम्लीय रंग इओसिन के द्वारा यह रंगी जा रही है, इसलिए इसका एक और भी रीजन, एक और भी नाम निकल के आ रहा है। चूंकि यह इओसिन एक अम्लीय रंग है, इसलिए इओसिनोफिल्स को हम लोग एसिडोफिल्स भी कहते हैं या कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह कणिका यानी कि जो भी इसकी कणिका है वह अम्लीय रंग से रंगी जा रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इओसिनोफिल्स। देखते हैं, अभी मैंने बताया कि यह चूंकि एसिड वाले रंग से रंगी जा रही है इसलिए इसको एसिडोफिल्स कह रहे हैं। फिर इसमें दूसरी बात, इओसिनोफिल्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि इसमें जो केंद्रक की कंडीशन होती है वो बाइलोब्ड की होती है, अर्थात इसको हम लोग यहाँ देखें, इओसिनोफिल्स को ध्यान से देखिए, इओसिनोफिल्स
इसमें ये वाला कंडीशन, इसमें जो केंद्रक की स्थिति होती है, जैसे मान लेते हैं कि ये है हमारी इयोसिनोफिल्स की सेल्स, ठीक है, और इसके अंदर जो केंद्रक की स्थिति है वो बाइलोब्ड होती है, तो मतलब ये इस तरह के लोब में ये हो सकती है। ध्यान दीजिए, देखिए ये बाइलोब्ड, ये है बाइलोब्ड की स्थिति, और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा रहता है, यानी कि कोशिका द्रव्य, इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। और ये वाली स्थिति ही इसकी होती है न्यूक्लियस की, यानी कि केंद्रक की। तो यह जो न्यूक्लियस की स्थिति है ना, वो दो लोब में है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे बाइलोब्ड, ठीक है। ये है इयोसिनोफिल्स। तो हमने कहा कि इसमें जो केंद्रक होता है वो बाइलोब्ड होता है, ये केंद्रक इस तरह से देखने को मिलता है। अब जो इनकी संख्या होती है इनके अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर, वो 1 से 5% ही होती है, ठीक है, संख्या। और जैसे ही इसकी संख्या 1 से 5% से हमारे ब्लड में अधिक होने लगता है, तो हमें एक बीमारी जो कि कृमि संक्रमण की बीमारी हम लोग कह सकते हैं, जिसे हम लोग इयोसिनोफिलिया रोग कहते हैं, हो जाती है। मतलब हमने बताया कि इयोसिनोफिल्स की जो संख्या है वो हमारे डब्ल्यूबीसी के अंदर 1 से 5% होती है। अब किसी भी कारणवश, चाहे जैसे भी, इसकी संख्या बढ़ रही है तो हमें एक रोग लग जाता है जो कि दमे की तरह की होता है, जो कृमि के संक्रमण के द्वारा होता है। कृमि संक्रमण हम लोग कह सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इयोसिनोफिलिया, ठीक है, इयोसिनोफिलिया, जो कि एक संक्रमण बीमारी है, ठीक है। इसमें हम लोग एलर्जी तथा प्रतिरक्षण में हम लोग कह सकते हैं कि यह एक तरह से हमारे शरीर के अंदर एलर्जी होने लगता है, किसी भी चीज की एलर्जी हो सकती है। रिस्पायरेटरी ट्रैक से संबंधित इसमें एलर्जी देखने को प्रायः मिलता है, जो कि ये कृमि संक्रमण होता है, ठीक है। अब हम लोग जाने कि यह इयोसिनोफिल्स ये कर क्या रहा है हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि डब्ल्यूबीसी के अंदर। तो यह एलर्जी तथा प्रतिरक्षण में सहायक होता है, यानी कि इसका मुख्य कार्य हम लोग जान सकते हैं, यह हमारे ब्लड के अंदर एलर्जी और प्रतिरक्षण में यह हमारी मदद करता है। तो इस तरह से पहला हमने देखा इयोसिनोफिल्स को। दूसरे की चर्चा करते हैं। दूसरा इसमें है बेसोफिल्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बेसोफिल्स, ये वाली सेल्स बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बेस यानी कि क्षार, यानी कि इनकी जो कणिकाएं है ना, वो क्षारीय रंजकों से, क्षारीय रंगों से रंगी जा सकती है, इसलिए हम इसे बेसोफिल्स का नाम देते हैं। पहली बात। अब दिमाग में आप रखोगे कि जैसे यहाँ इयोसिनोफिल्स में हमने बताया इसकी कणिकाएं अम्लीय रंग को ले रही है, माने उससे रंगी जा रही है, जिसमें अम्लीय रंग के रूप में इयोसिन का एक प्रयोग हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे मैथिलीन ब्लू का हम प्रयोग करते हैं। यह मैथिलीन ब्लू क्या है? यह एक क्षारीय रंग है या पिगमेंट है, हम लोग कहेंगे। अब दूसरी बात इसमें हम लोग जानेंगे केंद्रक की स्थिति को। इसका केंद्रक जो होता है वह 2 हो सकता है या अधिक पालियों में भी देखने को मिलता है, जो कि एस के आकार का होता है। अर्थात हम जब इसका फिगर प्लॉट करना चाहेंगे, ऐसे मान लेते हैं यह बेसोफिल्स की सेल्स है और इसमें ये देखिए इसको, ये एस के आकार में यह देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये इसके बाहर ये वाला जो द्रव्य होता है इसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य, कोशिका के भीतर पाए जाने वाला लिक्विड्स माने द्रव्य। और ये जो एस के आकार का ये जो दिख रही है एस लोब्ड, जो ऐठन, जैसे कि रस्सी का ऐठन हम लोग देखते हैं, जैसे रस्सी ऐठी हुई दिखती है ना, कुछ ऐसे ही आकृति में इसका केंद्रक इसके अंदर दिखता है। तो एस शेप्ड हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो एस शेप्ड न्यूक्लियस की स्थिति इसके अंदर होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी संख्या कितनी होती है।
तो WBC के अंदर इसकी संख्या सबसे कम होती है, लगभग 0.5 से 1% यह उसमें पाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें जाननी चाहिए कि बेसोफिल्स के अंदर मास्ट कोशिकाएं एक तरह से सीरोटोनिन, हिपैरिन और हिस्टामिन का स्राव करती है। ठीक है, मास्ट कोशिकाएं जो कि बेसोफिल्स के अंदर सीरोटोनिन, हिपैरिन, हिस्टामिन का स्राव करती है, और यह इसके अंदर स्राव होता है जो यदि इसकी मात्रा यानी कि स्राव की मात्रा हमारे उस जगह पे अधिक होती है तो टिश्यूज के अंदर यानी ऊतकों के अंदर हम स्वेलिंग देखते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन देखते हैं, सूजन हमें देखने को मिलता है। तो यह भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह भी एलर्जी ही उत्पन्न करती है हमारी बॉडी के अंदर। यानी हमने यह देखा कि ग्रेन्युलोसाइट्स में इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स को हम लोग एसिडोफिल्स भी कहें क्योंकि यह एसिडिक रंग ले रहा है। बेसोफिल्स में मैंने कहा कि बेसिक रंग को ले रहा है जिसमें मैथिलीन ब्लू आ रहा है। ठीक है, दोनों में हमने कंपैरिजन किया न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस बाइलोब्ड यहाँ भी है, बाइलोब्ड यहाँ भी दिख रहा है, पर इसकी जो संरचना न्यूक्लियस की आ रही है वो एठन यानी कि यस के आकार का आ रहा है। यह भी एलर्जी उत्पन्न कर रहा है। इसके अंदर एक सेल्स, मास्ट सेल्स क्या करती है, हिपैरिन, हिस्टामिन और किसका स्राव करती है, सेरोटोनिन का स्राव करती है, और इसका अत्यधिक मात्रा में स्राव हो जाने के कारण हमारे ऊतकों में क्या देखने को मिलता है, सूजन देखने को मिलता है। फिर ये लास्ट में बचा न्यूट्रोफिल्स, जिसे हम लोग हेट्रोफिल्स भी कहते हैं या न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोफिल्स भी कहते हैं। यह हमारे WBC के अंदर यानी कि हमारे ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में या संख्या में पाया जाने वाला यह भाग होता है। यानी कि हमने लिख रखा है कि यह सबसे अधिक, सर्वाधिक संख्या में भी, ठीक है, संख्या में तकरीबन 50 से 80% के रूप में यह हमारे वहां पे WBC में उपस्थित है, और सबसे अधिक सक्रिय भाग भी होता है। इसके सक्रियता के पीछे कुछ रीजंस हैं। यह बिल्कुल भी न्यूट्रल्स होता है, मतलब यह किसी भी रंग को, न एसिडिक न ही बेसिक, किसी भी रंग को अपने कण को यानी कि किसी भी रंग से अपने कण को यह रंगता नहीं है। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इनकी जो कणिकाएं होती हैं उन्हें उदासीन रंगों से रंगी जा सकती है। ठीक है, उदासीन होने के कारण यह काफी अधिक मात्रा में हमारे WBC वाले भाग में पाया जाता है और बहुत सक्रिय होता है। करता क्या है, तो बहुत अधिक सक्रियता होने के कारण इसमें स्यूडोपोडियल मूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि अमीबा में हम लोग पढ़े हैं, सीखे भी हैं। उस तरह का मूवमेंट ये दिखाता है, हर जगह भ्रमण करता रहता है, और जो भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से एंट्री किए हुए रहते हैं हमारे ब्लड में, उसको मारने का काम अर्थात उसकी फैगोसाइटोसिस क्रिया का काम यह करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट भाग यह न्यूट्रोफिल्स ही होता है। इसको भी हम लोग देख सकते हैं, इसकी भी न्यूक्लियस की स्थिति वही होगी। ये वैसे ही हम लोग बना लेंगे, वैसे ही न्यूक्लियस की स्थिति इसके अंदर रहेगी। ये न्यूट्रल रंग ले रहा है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस की स्थिति होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आने वाले तीनों सेल्स की चर्चा किया, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और तीनों के बारे में जाना। यह हमारे बॉडी के अंदर WBC के अंदर करती क्या है। ठीक है, अब जो दूसरा इसका पार्ट्स बच रहा है ग्रेन्युलोसाइट्स के बाद, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, तो इसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।